Entropy. Clausius felt the need of another variable to describe the state of thermodynamic system in addition to volume, pressure, temperature, internal energy. Now this new variable is known as entropy. Now what is entropy? Entropy can be defined as thermal property of a working substance which remains constant during an adiabatic process. Like in isothermal process temperature remains constant, the same way in adiabatic process entropy remains constant. है ना. हम लोगों ने देखा था कि निकाय की अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए क्या क्या वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी. यहाँ तक हम लोग ने देखा था. तो क्लॉसियस ने सोचा कि एक और वेरिएबल की आवश्यकता है. उस नए वेरिएबल का नाम क्या दिया गया? एंट्रोपी. तो एंट्रोपी को कैसे डिफाइन करेंगे? किसी भी कार्यकारी पदार्थ का वह तापीय गुण है जो रुद्रोष प्रक्रिया के दौरान स्थिर रहता है. अब देखेंगे कि एंट्रोपी पॉइंट फंक्शन है और पाथ फंक्शन है. जैसे हम लोगों ने पहले मैंने बताया था कि वर्क कैसा होता है, पाथ फंक्शन होता है, हीट एनर्जी पाथ फंक्शन होता है, इंटरनल एनर्जी पॉइंट फंक्शन होता है. तो वैसे हम यहाँ पे देखेंगे एंट्रोपी को, जिसको हमने यहाँ पे इस प्रकार से डिस्क्राइब किया है, ये पॉइंट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है. तो ये देखिए एक पीवी डायग्राम है. इस पीवी डायग्राम में ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है. फर्स्ट स्टेट ऑफ सिस्टम चेंजेस फ्रॉम I to F along the path 1, then it return back to initial state along the path 2. तो ये आपका क्लोज्ड रिवर्सिबल प्रोसेस है. अब इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे? हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्लॉसियस का थ्योरम. According to Clausius theorem, integration of the quantity dq by t over closed reversible cycle equals to 0. ये हमने पढ़ा हुआ है. अब इस क्लोज रिवर्सिबल साइकिल को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहले हम I to F गए along the path 1, फिर उसके बाद F से फिर I पर वापस आए along the path 2 equals to 0. ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है. यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों प्रोसेस along the path 1 I से F जा रहा है या F से I along the path 2 जब सिस्टम आ रहा है, तो ये दोनों प्रोसेस उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है. तो इस प्रकार से हम जो सेकेंड पार्ट है इक्वेशन नंबर 1 का कि इंटीग्रेशन ऑफ dq by t फ्रॉम F to I along the path 2 कैन बी रिटन लाइक दिस. हमने अब क्या कर दिया? फ्रॉम I to F. तो यहाँ पे इसने माइनस साइन इंट्रोड्यूस किया और इस इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया. तो ये आपको मिला और ये इन दोनों को, तो ये आपको ये रिलेशन मिला कि ये जो क्वांटिटी है इंटीग्रेशन ऑफ dq by t, ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही है. इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट. ओके. तो एक फंक्शन लिया गया. लेट अस टेक, इट इज डिनोटेड बाय S, कैपिटल S. और इनिशियल स्टेट में इसकी वैल्यू यदि SI है, फाइनल स्टेट में SF है. तो चेंज इन दिस फंक्शन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज SF माइनस SI. ओके. तो ये जो अपनी क्वांटिटी आई थी इंटीग्रेशन ऑफ dq by t, जो कि पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा था, ये किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल्स टू चेंज इन एंट्रोपी. तो दिस रिलेशन होल्ड्स ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके. Function S is called entropy and quantity SF minus SI is called change in entropy in reversible process. Okay. Now if initial and final states are very close to, बहुत पास होंगे, तो जब स्टेट चेंज होगा सिस्टम का, तो इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिखेंगे ds equals to dq by t. Change in entropy and dq क्या है? dq is the amount of heat taken or rejected by the system at the temperature T during the change of state of the system. Okay. तो ये है आपका सेकेंड पार्ट का गणितीय रूप है. ऊष्मागति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है ds equals to dq by t. चूंकि हमने देखा एंट्रोपी किस पर डिपेंड करता है? इट ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम and independent of the path followed by the system between two states. Therefore it is known as point function or unique function of state. Entropy change of a perfect gas. आदर्श गैस की एंट्रोपी में परिवर्तन. Consider 1 mole of the perfect gas at temperature T, pressure P, volume V. Now if state of the system, gaseous system changes from I to F, and during this change, if dW is the work done by the system, du is increase in internal energy, and dq is the amount of heat absorbed by the system,
Then from first law of thermodynamics we have dq equals to du plus dw. Now du increase in internal energy, ये यदि हमें निकालनी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर. तो सपोज dt is the small change in temperature and dV is the molar specific heat at constant volume. स्थिर आयतन पर यदि विशिष्ट ऊष्मा है तो आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि है, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ये आपका क्या हो जाएगा, CV इंटू dt. एंड वर्क डन बाय द गैसियस सिस्टम, निकाय के द्वारा किया गया कार्य इक्वल्स टू होता है प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम. ये सब वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो इक्वेशन 2 हमको मिलेगा. नाउ change in entropy when the state of the system changes from I to F, SF minus SI equals to integration of dq by t from I to F. dq की वैल्यू डाला और यहाँ पे देखिए CV कांस्टेंट है, टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल साइन, यहाँ पे कर दिया. P अपॉन टी की वैल्यू निकाले, PV इक्वल्स टू RT इस रिलेशन से, तो कितना आया है R अपॉन V. R कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लिया और इंटीग्रेट करके लिमिट रखा. तो ये जो आपका इक्वेशन 3 है ये बता रहा है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द गैसेस सिस्टम ऑफ 1 मोल ऑफ द परफेक्ट गैस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. अब इसी को हम निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर. तो आपके पास ये इक्वेशन है PV इक्वल्स टू RT. इनिशियल स्टेट में आप लिखोगे PI VI इक्वल्स टू RTI और फाइनल स्टेट में लिखोगे PF VF इक्वल्स टू RTF. दोनों को डिवाइड करने से आपको ये इक्वेशन 4 मिला. इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में डाल देंगे. ओके, अब जो कॉमन है वो हमने क्या कर लिया, हम दोनों टर्म को कॉमन लिया, तो ये लिया CV प्लस R. ओके, फ्रॉम मेयर्स रिलेशन CP माइनस CV इक्वल्स टू R होता है, तो CV प्लस R किसके बराबर होता है, CP. तो ये आपका इक्वेशन 5 बता रहा है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. अब इसी को हम इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं. तो फिर से ये इक्वेशन लेंगे PV इक्वल्स टू RT और दोनों को इनिशियल और फाइनल स्टेट के लिए लिख करके डिवाइड करने से आपको मिलेगा TF अपॉन TI इक्वल्स टू ये वैल्यू मिलेगी जो कि इक्वेशन 6 से यहाँ पे दर्शाया गया है. अब इक्वेशन 6 को इक्वेशन 3 में रखेंगे तो ये आपको मिलेगा. फिर कॉमन लिया तो फिर आया CV प्लस R, मेयर रिलेशन से CV प्लस R कितना हुआ, CP. तो आपका जो इक्वेशन 7 मिला वो बता रहा है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. अब डिफरेंट केसेस में देखेंगे कि ये जो हमारे इक्वेशन मिले थे, इक्वेशन 3, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 7, ये किस प्रकार से चेंज होंगे. तो पहले यदि चेंजेस आइसोथर्मल चेंज हो रहा है, आइसोथर्मल चेंज हो रहा है मतलब TI इक्वल्स टू TF, तो हम इक्वेशन देखेंगे इक्वेशन 3 और 5 से आपको ये रिलेशन मिलेगा. ओके, नाउ यदि प्रोसेस है आइसोबेरिक प्रोसेस है मतलब समदाबी, समदाबी मतलब प्रेशर सेम रहेगा इनिशियल और फाइनल स्टेट में, तो PF इक्वल्स टू PI. इक्वेशन 5 और आपका जो इक्वेशन 7 था वहां से आपको ये वैल्यू मिलेगी. अब प्रोसेस यदि समायतनिक है, आइसोकोरिक है मतलब VI इक्वल्स टू VF रखेंगे किस किस इक्वेशन में, 3 और 7 में, तो ये मिलेगा आपको. लास्ट हम देखेंगे इन फ्री एडियाबेटिक एक्सपांशन, मुक्त रुद्धोष प्रसार में. हमें मालूम है एडियाबेटिक प्रोसेस में सिस्टम ना तो हीट ऑब्जॉर्व करता अपने सराउंडिंग से, ना उस सिस्टम से हीट जाती है सराउंडिंग में, मीन्स इट इज टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग. मीन्स DQ इक्वल्स टू 0, तो SF माइनस SI इक्वल्स टू 0, मीन्स SF इक्वल्स टू SI, मीन्स देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग फ्री एडियाबेटिक एक्सपांशन. चेंज इन एंट्रोपी इन रिवर्सिबल चेंज इन फेज, उत्क्रमणी अवस्था परिवर्तन में एंट्रोपी में परिवर्तन. ओके, व्हेन स्टेट ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्टेट बदल रही है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है. फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस it is converted into water at the same temperature, या change of water which is at temperature 100 degree centigrade into the steam at the same temperature. तो ये हुआ कि टेम्परेचर सेम है लेकिन स्टेट जब बदल रही है तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस. एंड इट कैन बी ट्रीटेड एज रिवर्सिबल इफ देयर इज नो लॉस ऑफ हीट. यदि ऊष्मा की हानि नहीं होगी तो इस प्रक्रिया को हम उत्क्रमणी ले सकते हैं. एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन temperature of the system or of the substance is same as the temperature of its surrounding. Okay, तो यहाँ पे लिया let us take m kg of substance लिया at temperature T
और उसका स्टेट चेंज हो रहा है आइदर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और फ्रॉम लिक्विड टू वेपर. When temperature of source is also T, then change in entropy of the substance at constant temperature can be written as SF minus SI equals to integration dQ by T. तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसको हमने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, तो dQ को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, Q अपॉन T. तो Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट टेकन बाय द सब्सटेंस. यदि स्टेट बदल रही है कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मास इंटू लैटेंट हीट. ओके, तो हम लोग ने लिखा m इंटू एल अपॉन टी. तो L यहाँ पे क्या है, L इज द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. द्रवण या वाष्पन की ये क्या है, गुप्त ऊष्मा. चेंज इन एंट्रोपी इन इरिवर्सिबल चेंज इन स्टेट. अनुक्रमणीय अवस्था परिवर्तन में एंट्रोपी में परिवर्तन. लेट m kg ऑफ आइस एट टेम्परेचर T1 and it is converted into m kg of steam at temperature T2 डिग्री केल्विन. तो इसको इस कन्वर्शन में ये स्टेप्स होंगे, 3 स्टेप्स होंगे. फर्स्ट, ice which is kept at temperature T1, first it is converted into water of the same temperature, means isothermal change. Then water at temperature T1 degree Kelvin is converted into water at T2 degree Kelvin. Now third step, water which is kept at T2 degree Kelvin is converted into steam of the same temperature. तो ये 3 स्टेप्स होंगे. तो पहला स्टेप में हम क्या लेंगे कि m kg ऑफ आइस लिया है कितने टेम्परेचर पर, T1 डिग्री केल्विन पर. वो m kg के वाटर में कन्वर्ट करेगा, उसका भी टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, T1 होगा. तो यहाँ पे मतलब प्रोसेस कैसी है आपकी, आइसोथर्मल है. और ये क्या है, इसको हम इट कैन बी टेकन एज रिवर्सिबल. ओके, तो उस समय आप चेंज इन एंट्रोपी आप कैसे निकालोगे, तो इस समय हमारा फॉर्मूला होगा चेंज इन एंट्रोपी इक्वल्स टू हीट टेकन बाय द सिस्टम अपॉन टेम्परेचर. तो कितना है, हीट कितना ले रहा है, ये Q1. ये ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला कब होगा, जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तब सिस्टम के द्वारा अवशोषित ऊष्मा कैसे निकालते हैं, मास इंटू लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा. तो वही फॉर्मूला हमने लगाया, टेम्परेचर T1 कांस्टेंट था, तो ये इक्वेशन 1, मतलब स्टेप 1 में ये चेंज इन इंक्रीज इन एंट्रोपी और चेंज इन एंट्रोपी हमको यहाँ पे मिल गई. इंक्रीज एंट्रोपी क्यों हो रही है, बिकॉज सिस्टम एब्जॉर्ब हीट. ओके, ना स्टेप 2, अब ये हीट एब्जॉर्ब करके जो T1 डिग्री केल्विन का वाटर था, इट इज कन्वर्टेड इनटू वाटर एट टेम्परेचर T2 डिग्री केल्विन. नाउ दिस प्रोसेस कैन बी टेकन एज रिवर्सिबल इफ वाटर इज हीटेड स्लोली. यदि पानी को हम धीरे धीरे गर्म करेंगे तो ये प्रक्रिया को हम उत्क्रमणीय ले सकते हैं. अब यहाँ पे भी अवस्था क्या हो रही है, बदल रही है. T1 डिग्री केल्विन का वाटर T2 डिग्री केल्विन के वाटर में कन्वर्ट हो रहा है. तो यहाँ पे चूंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो अब ये जो अमाउंट ऑफ हीट टेकन बाय द सब्सटेंस के लिए क्या फॉर्मूला होगा, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर. यदि C इसका स्पेसिफिक हीट है, m kg हमने सब्सटेंस का लिया है, एंड स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर इज dt, देन dq इक्वल्स टू m इंटू C इंटू dt. अब हम देखेंगे इंक्रीज इन एंट्रोपी. फॉर्मूला में इसको dq की वैल्यू रख दी, m और c आपका क्या है, कांस्टेंट टेकन आउटसाइड द इंटीग्रल साइन, तो इंटीग्रेशन में मिलेगा dt बाई t, तो log T2 अपॉन T1 टू द बेस e. ये आपका इक्वेशन नंबर 2. तो स्टेप 2 में एंट्रोपी में ये इतना से ये एंट्रोपी इतनी से बढ़ेगी. ना अब स्टेप 3 में फिर क्या हो रहा है, m kg का जो वाटर था, इट इज कन्वर्टेड इनटू steam or vapor of the same temperature. Okay, so this process is isothermal and can be taken as reversible. Then amount of heat absorbed. अब यहाँ पे फिर चूंकि टेम्परेचर सेम है, स्टेट बदल रही है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मास इंटू लैटेंट हीट. तो हमने लिखा m इंटू L2. L2 क्या है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा. तो ये हुआ इक्वेशन 3. तीनों 1 2 3 को ऐड कर दिया, तो टोटल इंक्रीज इन एंट्रोपी डेल एस इक्वल्स टू डेल S1 प्लस डेल S2 प्लस डेल S3. 1 2 3 से इसकी वैल्यू निकली. तो ये आपका बताएगा टोटल इंक्रीज इन एंट्रोपी इन इरिवर्सिबल चेंज इन स्टेट. एंट्रोपी व्हेन 2 लिक्विड्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर मिक्स्ड. एंट्रोपी में परिवर्तन जबकि विभिन्न तापों पर 2 द्रवों को मिलाया जाता है.
या ये भी ले सकते हैं कि दो सिस्टम है अलग अलग टेम्परेचर पे एंड बोथ आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट, तब एंट्रोपी में क्या चेंजेस होंगे वो हम इस प्रकार से निकालेंगे। तो सपोज हमने दो लिक्विड लिया जिनके मास है m1 m2, स्पेसिफिक हीट है विशिष्ट ऊष्मा है C1 और C2 और टेम्परेचर है T1 और T2, जिसमें लिक्विड A का टेम्परेचर लिक्विड B के टेम्परेचर से ज़्यादा है। ओके, तो अब हमने क्या किया, दोनों को मिक्स किया। दोनों को मिक्स करने से हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर लिक्विड टू लो। कब? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर यहाँ पे T हो गया, साम्य अवस्था का ताप कितना हो गया, T। अब नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, ऊष्मामिति के सिद्धांत के द्वारा हीट गिवन बाय लिक्विड ए, क्योंकि ये अधिक टेम्परेचर पर है, ये हीट देगा इक्वल्स टू हीट टेकन बाय लिक्विड बी, क्योंकि बी जो है लिक्विड बी कम टेम्परेचर पे है तो वो हीट लेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, हीट गिवन और हीट टेकन, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। तो पहले का है मास है m1, स्पेसिफिक हीट है C1 और इसका टेम्परेचर पहले कितना था, T1 से T हो रहा है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या हुआ, T1 माइनस T इक्वल्स टू हीट टेकन बाय लिक्विड बी मास स्पेसिफिक हीट और उसका टेम्परेचर कितना था T2 और इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर कितना है T, तो T माइनस T2। और इसको हम सॉल्व करेंगे, कॉमन लेंगे और यहाँ से T की वैल्यू निकालेंगे। तो ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, साम्य अवस्था का ताप, यहाँ पे हम इस प्रकार से इक्वेशन 1 से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि लिक्विड A और लिक्विड B की एंट्रोपी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ लिक्विड A, क्योंकि इसकी एंट्रोपी कम क्यों होगी, क्योंकि ये हीट दे रहा है, किसको दे रहा है, लिक्विड B को। तो द्रव A की एंट्रोपी में कमी, ये फॉर्मूला लगाए dQ बाई टी, चूंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसलिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू dt, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, T1 से T। तो ये आपका एक्सप्रेशन आया इक्वेशन 2 में। ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव होगा मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, नेगेटिव होगा तो एंट्रोपी कम हो रही है। अब यहाँ पे देखो T अपॉन T1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या है, ज्यादा है ना, और तो न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज्यादा है, मतलब ये जो डिफरेंस है ये क्या होगा, माइनस आएगा। तो माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ए की एंट्रोपी में कमी हो रही है। अब देखो लिक्विड बी चूंकि ये हीट गेन कर रहा है, इट रिसीव हीट फ्रॉम लिक्विड ए, तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर चेंज हो रहा है T2 से T, फॉर्मूला लगाया मास इंटू स्पेसिफिक इंटू चेंज इन टेम्परेचर, और ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। देयरफॉर नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द मिक्सचर, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो ये आपका दोनों वैल्यू डाल दिए, इक्वेशन नंबर 4 हुआ। अब हम देखेंगे स्पेशल केसेस में ऐसा हो सकता है कि दोनों लिक्विड या दो सिस्टम जो अलग अलग टेम्परेचर पर थे उनके मासेस सेम हो और स्पेसिफिक हीट दोनों सेम हो, तो ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, देन वी विल गेट द एक्सप्रेशन फॉर टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के लिए एक्सप्रेशन हो जाएगा T1 प्लस T2 बाय 2। नाउ द नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द मिक्सचर, इक्वेशन नंबर 4 में अब हम लोग क्या डालेंगे, m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m, c1 इक्वल्स टू c2 इक्वल्स टू c। तो ये कॉमन लिया, बाहर ले लिया और इसको सॉल्व किया, तो ये आपका क्या आया, log T1 अपॉन T2, मतलब log T1 माइनस log T2, कौन सा ज्यादा है, T1 इज मोर देन T2, मतलब ये जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव होगा, मतलब ये जो एंट्रोपी में चेंज आ रही है डेल एस, ये क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि एंट्रोपी बढ़ेगी। तो ये प्रोसेस आपका कैसा था, इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो किसी भी सिस्टम या निकाय की एंट्रोपी इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमने क्या देखा, बढ़ती है। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की एंट्रोपी में परिवर्तन। व्हाट इज यूनिवर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। निकाय और उसके चारों ओर का जो वातावरण है वो मिलके ब्रह्मांड की रचना करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, इंजन में आपका वर्किंग सब्सटेंस है और सोर्स और सिंक है, तो सोर्स और सिंक इसके क्या हुए, सराउंडिंग हुए। तो इस प्रकार से यूनिवर्स की एंट्रोपी में डिफरेंट प्रोसेस में किस प्रकार के चेंजेस आते हैं, पहले हम देखेंगे रिवर्सिबल यदि प्रोसेस है तो उसमें एंट्रोपी में क्या चेंज होगा। ओके, तो रिवर्सिबल प्रोसेस हम ले रहे हैं जिसमें कि सिस्टम अपने सराउंडिंग से DQ हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, किस टेम्परेचर पर, T पर। चूंकि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है इससे इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, कितने से बढ़ेगी, ds1 इक्वल्स टू dq बाई टी, इक्वेशन नंबर 1। साइमल्टेनियसली देयर इज अ डिक्रीज इन हीट dq ऑफ इट्स सराउंडिंग एट द सेम टेम्परेचर। इसके साथ ही साथ चूंकि वातावरण से हीट कम हो रही है, कितनी हीट कम हो रही है, DQ किस टेम्परेचर पर,
टी पर, तो सराउंडिंग की टेम्परेचर क्या होगी, कम होगी, एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। तो इस प्रकार से हमने निकाला कि डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग कितना हो जाएगा, माइनस डी क्यू बाई टी। माइनस साइन यहाँ पे क्यों लगा है, क्योंकि एंट्रोपी कम हो रही। क्यों, क्योंकि जो सराउंडिंग है उससे इतनी हीट कम हो रही है, वो सिस्टम को दे रहा है। देयरफॉर नेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स यदि हम निकालेंगे तो क्या आएगा, डी क्यू बाई टी माइनस डी क्यू बाई टी इक्वल्स टू 0। मतलब चेंज इन एंट्रोपी इक्वल्स टू 0 मीन्स एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। किस प्रोसेस में, ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आप देख लो, ये है आपका रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। ये कार्नोट साइकिल 4 स्टेप्स में पूरा होता है। तो सबसे पहला स्टेप लेते हैं हम लोग ए बी। ये किसको बताता है, आइसोथर्मल एक्सपांशन, समतापी प्रसार को दर्शाता है। और इस समय जो वर्किंग सब्सटेंस है Q1 हीट सोर्स विच इज केप्ट एट टेम्परेचर T1 ये अब्सॉर्ब करती है। मतलब कि जो वर्किंग सब्सटेंस है उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी। ओके, कहाँ से कहाँ, ए से बी जाने पर। अब देखो ये कैसे हम निकालेंगे, इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ वर्किंग सब्सटेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, Q1 हीट ले रहा है किससे, सोर्स से, किस टेम्परेचर पर, T1 पर। तो ये आपका हो जाएगा Q1 अपॉन T1। लेकिन इतने से ही सोर्स की एंट्रोपी कम हो जाएगी क्योंकि इसने इतनी हीट किसको दे दिया, वर्किंग सब्सटेंस को दे दिया। अब बीसी पार्ट में जाते हैं। तो बीसी पार्ट आपका क्या है, एडियाबेटिक एक्सपांशन, रुद्रोष्म प्रसार। तो रुद्रोष्म या वो एडियाबेटिक एक्सपांशन हो या कंप्रेशन हो, यदि एडियाबेटिक प्रोसेस है, रुद्रोष्म प्रक्रिया है, तो ये निकाय अपने सराउंडिंग से ना हीट ले सकती ना दे सकती। मीन्स देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी इन बीसी पार्ट। ओके, अब हम जाएंगे थर्ड स्टेप, सी डी पार्ट। सी डी पार्ट ये क्या बताता है, आइसोथर्मल कंप्रेशन को बताता है। ओके, तो समतापी संपीड़न को बताता है। संपीड़न के दौरान कार्यकारी पदार्थ Q2 हीट सिंक को देती है विच इज केप्ट एट टेम्परेचर T2। चूंकि कार्यकारी पदार्थ हीट दे रही है तो अब उसकी एंट्रोपी कम हो जाएगी। तो उसकी एंट्रोपी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है, तो उसकी एंट्रोपी कितनी कम हो जाएगी, Q2 बाई T2 से कम हो जाएगी। तो उसको हम माइनस साइन में लिखेंगे। तो कार्यकारी पदार्थ की एंट्रोपी, वर्किंग सब्सटेंस की एंट्रोपी क्या हो गई, कम हो गई। ओके, लेकिन सिंक की एंट्रोपी उतने ही अमाउंट से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि सिंक को हीट मिली, कितनी हीट मिली, Q2 हीट मिली, किस टेम्परेचर पर, T2 पर। अब लास्ट जो पार्ट है आपका डीए पार्ट, ये फिर ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। इसमें एडियाबेटिक कंप्रेशन, रुद्रोष्म संपीड़न होता है। तो हीट ना ये ले सकता ना दे सकता है, मींस देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी अलोंग द पाथ डीए। तो एक कंप्लीट साइकिल में हमने देखा कि वर्किंग सब्सटेंस की एंट्रोपी में जो चेंजेस आएंगे वो कितने होंगे, दोनों को ऐड किया। तो ये है वर्किंग सब्सटेंस की एंट्रोपी बढ़ रही है और ये इतने से कम हो रही है। तो डेल एस इक्वल्स टू Q अपॉन T1 माइनस Q2 अपॉन T2। ये हुआ वर्किंग सब्सटेंस, मतलब सिस्टम की एंट्रोपी में चेंजेस आए। व्हाट अबाउट इट सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग क्या क्या है, सोर्स और सिंक, उनकी एंट्रोपी इतने से ही कम हो जाएगी। मतलब जितने से बढ़ा सिस्टम की एंट्रोपी उतने से सराउंडिंग की एंट्रोपी कम हो जाएगी। ओके, अब कार्नोट साइकिल के लिए हमको मालूम है Q1 अपॉन T1 इक्वल्स टू क्या होता है, Q2 अपॉन T2। यहाँ पे रखेंगे तो चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देयरफॉर वी कैन राइट द चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग क्लोज रिवर्सिबल साइकिल इक्वल्स टू 0। कार्यकारी पदार्थ और उसके सराउंडिंग, मतलब कि यूनिवर्स की एंट्रोपी में रिवर्सिबल प्रोसेस के दौरान कोई भी चेंजेस नहीं होते, या हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी नियत होती है उत्क्रमणी प्रक्रिया के दौरान। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, अनुत्क्रमणी प्रोसेस यदि हो रही है, प्रक्रिया हो रही है, तो ब्रह्मांड की एंट्रोपी में परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमने एक सोर्स और सिंक लिया जिनके टेम्परेचर कितने हैं, T1 एंड T2। इनके बीच में एक रिवर्सिबल इंजन, उत्क्रमणी इंजन काम कर रहा है। एंड इन वन कंप्लीट साइकिल इट एब्जॉर्ब Q1 हीट फ्रॉम सोर्स से Q1 हीट ले रहा है, थोड़े से पार्ट को उसने वर्क में कन्वर्ट किया। कितना वर्क परफॉर्म किया, ये W। तो जो रिमेनिंग हीट है Q1 माइनस W उसने क्या किया, सिंक को दे दिया। तो उसकी इफिशियंसी या दक्षता के लिए ये फॉर्मूला होगा 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। Q2 अपॉन Q1 इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये आपका हुआ इक्वेशन नंबर 1। अब हम इमेजिन करेंगे कि इन्हीं सोर्स और सिंक के बीच में एक इरिवर्सिबल इंजन काम भी कर रहा है, अनुत्क्रमणी इंजन काम कर रहा है। तो उसकी दक्षता कितनी होगी, 1 माइनस Q2 अपॉन
Q1। यहाँ पे Q2 अपॉन Q1 इज नॉट इक्वल टू T2 अपॉन T1, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कैसे इंजन है, इरिवर्सिबल इंजन है, अनुत्क्रमणी इंजन है। कार्नो का प्रमेय क्या कहता है, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी से ज्यादा होती है। उत्क्रमणी इंजन की दक्षता अनुत्क्रमणी इंजन की दक्षता से ज्यादा होती है। ये हमें कार्नो के थ्योरम से हमें ये मालूम है, प्रमेय से। अब ईटा आर और ईटा आई की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से डाला तो हमारे पास इक्वेशन 3 मिला, दैट Q2 अपॉन T2 इज मोर देन Q1 अपॉन T1। अब वर्किंग सब्सटेंस जो कार्यकारी पदार्थ है, ये क्या होगा, ये पूरा वंस कंप्लीट साइकिल करके फिर से अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। मतलब कि उसकी उसमें किसी भी प्रकार के एंट्रोपी में चेंजेस नहीं आएंगे, बिकॉज इट रिटर्न बैक to its initial state after completing one cycle। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे देखो, चूंकि वन कंप्लीट साइकिल में Q1 हीट इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द सोर्स, देयरफॉर डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सोर्स। एंट्रोपी सोर्स की क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वर्किंग सब्सटेंस ने उससे कितनी हीट ले ली, Q1 हीट ले ली। तो स्रोत की एंट्रोपी में कमी कितनी होगी, Q1 अपॉन T1। ये नेगेटिव होगा, है ना, यहाँ पे मैंने नेगेटिव साइन नहीं लिखा, लेकिन ये नेगेटिव होगा क्योंकि ये डिक्रीज को इंडिकेट कर रहा है। एंड Q2 हीट इज रिजेक्टेड टू द सिंक एट टेम्परेचर T2। इसका मतलब है कि सिंक की एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिंक कितना हो जाएगा, Q2 अपॉन T2। तो नेट चेंज या नेट इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग में क्या क्या है, सोर्स और सिंक, और यूनिवर्स कैसे बनता है, सराउंडिंग और सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम क्या था, वर्किंग सब्सटेंस, जो कि एक वन कंप्लीट साइकिल में जहां से चला था वहीं पे लौटता है, तो उसकी एंट्रोपी में कोई भी चेंज नहीं आते। क्यों नहीं होती, क्योंकि एंट्रोपी क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। ओके, मतलब अभी केवल इसके सराउंडिंग में ही चेंज आएगा। तो सोर्स और सिंक इसके सराउंडिंग है, तो उनमें हम देखेंगे दोनों को ऐड करके टोटल इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड सिंक इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q2 अपॉन T2 माइनस Q1 अपॉन T1। माइनस यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि ये एंट्रोपी कम हो रही है, ये एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और ये ज्यादा है और ये कम है। ओके, लेकिन हमें मालूम है कि Q2 अब इक्वेशन 3 से Q2 अपॉन T2 इज मोर देन Q1 अपॉन T1। मतलब ये जो डिफरेंस है ये क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है मतलब एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। किसकी एंट्रोपी बढ़ रही है, अभी हमने देखा सराउंडिंग की। सराउंडिंग की एंट्रोपी इरिवर्सिबल प्रोसेस में बढ़ रही है, और जो सिस्टम है उसकी एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक कंप्लीट साइकिल करके अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा। मतलब यूनिवर्स की एंट्रोपी इस प्रोसेस के दौरान बढ़ रही है, इसलिए हमने लिखा चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग क्लोज इरिवर्सिबल साइकिल इज मोर देन 0, है ना। मोर देन 0 मतलब ये क्या है, पॉजिटिव। तो हमने देखा कि ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है अनुत्क्रमणी प्रक्रिया के दौरान बढ़ती है, और उत्क्रमणी प्रक्रिया के दौरान इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। इट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग रिवर्सिबल साइकिल, एंड ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस।